What are India's startups doing today? We are focused on food delivery apps, turning unemployed youth into cheap labor. Or are we going to be happy being delivery boys and girls? क्या हम डिलीवरी बॉयज और गर्ल्स बन के खुश हैं? ये सवाल कुछ टाइम पहले इंडिया के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने पूछा था या फिर पूछने के बहाने अपना पॉइंट रखा था। आज 31 दिसंबर को देश भर में स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट इन सब के डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल पर बैठे हैं और उनकी हड़ताल देखकर ही मंत्री जी का ये सवाल याद आया। बात पते की है, क्या डिलीवरी वर्कर बन के लोग खुश हैं? हड़ताल की मांगे सुनकर तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी भारत में लाखों लोग आज इसी काम को क्यों कर रहे हैं? क्या ये उन गिग वर्कर के लिए ठीक है? ऐसे स्टार्टअप भारत में क्यों इतना पॉपुलर हो रहे हैं? 1980 में जब भारत की पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय चाइना से ज़्यादा थी, तो आज भारत की चाइना से इतनी कम कैसे? इस सवाल का जवाब भी हमारे पहले सवाल से ही जुड़ा हुआ है। भारत में कैसे स्टार्टअप बनते हैं? भारत के इकोसिस्टम में ऐसी क्या खामियां हैं कि जैसा मंत्री जी ने कहा, हमारे यूथ का एक बड़ा हिस्सा चीप लेबर में तब्दील हो रहा है। आज इसी बारे में जानेंगे। हाय, मैं हूँ श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी, जहां हम बनाते हैं इकोनॉमिक्स को सिंपल। Brought to you by Wari Solar and SBI Life Insurance. वारी रेडियंस सोलर किट, रूफटॉप में आने वाली हर मुश्किल का जवाब। अब सबसे पहली बात कि स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का जैसा है, मतलब सर्विस पर ज़्यादा फोकस है, रिसर्च, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक्नोलॉजी वाले स्टार्टअप्स कम हैं। इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो दशकों से भारत की पॉलिसी का एक हिस्सा रही हैं, उन्हीं का मिला जुला एक नतीजा है। उन फैक्टर्स को आज समझते हैं। सबसे पहला है रिसर्च। किसी भी देश में इनोवेशन की शुरुआत होती है रिसर्च से। रिसर्च यानी लैब, साइंटिस्ट, एक्सपेरिमेंट्स, नई टेक्नोलॉजी की खोज। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से भारत अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.64% रिसर्च पर खर्च करता है। चाइना कितना करता है? 2.41% और अमेरिका 3.47%। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भारत में जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने पूरे खर्चे का एवरेज सिर्फ 36.4% पैसा रिसर्च में लगाती हैं। चाइना में ये 77% है। इससे ये साफ है कि कुछ सोचने में, नया क्रिएट करने में पैसा कम लगाया जाता है, तो लोग, लैब, रिसोर्सेज ये भी कम होंगे। इससे ये भी पता लगता है कि भारत में रिसर्च का एक बड़ा हिस्सा सरकार ही कराती है, फंड कराती है, और सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो इनोवेशन करने की कैपेसिटी भी जाहिर सी बात है लिमिटेड हो जाती है। शायद इसी का नतीजा है कि भारत ने दुनिया को बहुत ही कम आइकॉनिक वर्ल्ड चेंजिंग प्रोडक्ट्स दिए हैं। अगला फैक्टर है स्किल। भारत की आबादी में एक बड़ा हिस्सा यूथ का है और यूथ को चाहिए एम्प्लॉयमेंट। देश में बेरोजगारी या नौकरियों की क्वालिटी देखकर ये सवाल आता है कि क्या लोगों के पास वो स्किल हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए, या इंडस्ट्री के पास वो जॉब्स हैं जो लोगों की स्किल से मैच करती हैं? शॉर्ट आंसर इज नो। शुरुआत होती है एजुकेशन से। भारत के पास आज स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, पर क्वालिटी, एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी ये सब सीमित। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के हिसाब से 2024-25 में सिर्फ 55% कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाले लोग नौकरी लगने लायक थे, यानी लगभग आधे लोग नौकरी के लिए तैयार ही नहीं थे। स्किल्स की कमी होगी और अच्छे जॉब नहीं होंगे, दोनों चीज़ों की वजह से लोग उन नौकरियों को करने पर मजबूर होते हैं जहां काम करना शायद उतना सुरक्षित नहीं है। क्वालिटी जॉब्स में काम न कर पाने का एक कारण अर्बनाइजेशन भी है, यानी शहरीकरण। 2025 में 36% लोग शहरों में रहते हैं और यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये नंबर 50% हो जाएगा, यानी हर साल लाखों लोग गाँव से निकलकर शहर में आ रहे हैं। पर शहरों के पास इतने लोगों को रखने की कैपेसिटी नहीं है। आपको भी पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है और नौकरी। ऐसे में जो लोग शहरों की तरफ आते हैं, जिन्हें माइग्रेंट्स भी बोलते हैं, वो ऐसी नौकरियों में चले जाते हैं जिन जॉब्स में कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए। यहाँ सवाल ये नहीं है कि नौकरी है नहीं, सवाल ये भी है कि क्या नौकरी की क्वालिटी है। अगला फैक्टर है भारत की सर्विस इकोनॉमी। 1970s-80s में जब कई देश मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहे थे, जानकारों का मानना है कि भारत ने वो मैन्युफैक्चरिंग बस मिस कर दी। 1980s में चाइना में डेंग शाओपिंग के रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप के बाद चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग को पकड़ा। फैक्ट्री, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ बनाना शुरू किया, वर्कर्स को ट्रेन किया। लेकिन इंडिया ने थोड़ा यूनिक रास्ता पकड़ा।
पकड़ा या फिर अपने आप उस रास्ते पर चले गए मालूम नहीं, आईटी रेवोल्यूशन के जरिए आज भारत की जीडीपी का 54.93% सर्विसेज सेक्टर से आता है। लेकिन आपको पता है एम्प्लॉयमेंट का कितना आता है? लगभग सिर्फ 25%। सर्विस सेक्टर बहुत ही स्पेशलाइज्ड होता है, उसमें ज़्यादातर पोर्शन हाई स्किल्ड सर्विसेज का भी होता है, डिमांड सप्लाई सेंसिटिव भी होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, आप एक फैक्ट्री में 1000 लोगों को भी काम दे सकते हैं। क्योंकि भारत के पास 140 करोड़ लोग हैं, रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और उसके ऊपर से अच्छा रोजगार भी एक समस्या होती है। इन सभी बातों से समझ आता है कि भारत में सर्विस मॉडल या डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जैसे जोमैटो, स्विगी, जेप्टो, ये वाले स्टार्टअप्स क्यों ज़्यादा देखने को मिलते हैं, बजाय ऐसे स्टार्टअप्स के जो डीप टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नए प्रोडक्ट को जन्म देते हैं। आइए एक्सपर्ट से समझते हैं कि भारत का जो प्रेजेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो भारत के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कितना सही है। इंडिया में क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी है? 150 करोड़ उपभोक्ता, जिनमें से काफी अधिक मात्रा में लोगों के पास अब स्मार्टफोन है, डिजिटल पेमेंट्स यूज कर रहे हैं, और साथ में एक कमजोर मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है। तो ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि जोमैटो, स्विगी, नाइका जैसी कंपनियां बनेंगी। ये मार्केट की तर्कसंगत प्रतिक्रिया है, एक रैशनल रिस्पॉन्स है। अमेरिका में जो डीप टेक है, एआई है, सेमीकंडक्टर्स हैं, वो केवल स्टार्टअप्स से नहीं हुए हैं, वो दशकों की गवर्नमेंट फंडिंग से आए हैं, कोल्ड वॉर की डिफेंस स्पेंडिंग से आए हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज के अरबों डॉलर के निवेश से आए हैं। तो इंडियन स्टार्टअप्स से ये उम्मीद करनी कि वो अचानक फ्रंटियर एआई बना दें, ये रियलिस्टिक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब चंगा सी। असली चिंता की बात यह है कि डीप टेक के लिए जो परिस्थितियां, जो कंडीशंस चाहिए, वो इंडिया में नहीं बन पा रही हैं। तो क्या जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनियां ग्रोथ में मदद नहीं करती? बिल्कुल करती हैं। ये प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करते हैं, लॉजिस्टिक्स बेहतर कर रहे हैं, इनफॉर्मल बिजनेसेस को फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ला रहे हैं। लेकिन भारत की जो कोर समस्या है, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज, रोजगार देना युवाओं को, इसमें ये कंपनियां लिमिटेडली ही सक्सेसफुल हो पा रही हैं। भारत को हर साल लाखों नौकरियां चाहिए जो प्रोडक्टिव हैं, केवल नौकरियां नहीं, प्रोडक्टिव नौकरियां चाहिए, जहां स्किल्स बिल्ड हो सके हमारे युवाओं के, और जो मिडिल क्लास समृद्धि की तरफ एक क्लियर पाथ बनाए। डिलीवरी वर्क जो है वो बेरोजगारी से तो बेहतर है, लेकिन वो मुझे एक मिडिल क्लास की ओर एक पाथ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आलोचना हमें करनी चाहिए, लेकिन उसे सही से डायरेक्ट करना चाहिए। स्टार्टअप्स, मेरे को ऐसा लगता है कि अपना काम कर रहे हैं। सवाल यह है कि बाकी इकोसिस्टम कैसे बनेगा, कब बनेगा, इस पे सवाल उठाना बहुत जरूरी है। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।